चलिए हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल बुक। और ये क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया एग्ज़ाम 2017 में भी आया हुआ है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें भी आपको बैलेंस शीट गिवन है जिसमें 2015 और 2016 के अमाउंट गिवन है, और साथ में आपको नोट्स टू अकाउंट भी दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, और हमारा रूल इसमें भी वही रहेगा कि पहले हम बैलेंस शीट को देखेंगे। अगर बैलेंस शीट में अमाउंट से रिलेटेड कोई नोट्स टू अकाउंट है तो हम नोट्स टू अकाउंट पर जाएंगे और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन से, और वो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में से वो अमाउंट हमें देखना है। और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि उससे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है। तो हम नोट नंबर 1 पर जाएंगे। नोट नंबर 1 पर जाकर हमने देखा कि रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में ओनली सरप्लस दे रखा है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और सेम अमाउंट है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई जनरल रिजर्व या किसी और तरह का जो है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में अमाउंट नहीं है। तो सीधा हमारा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हम इसके डिफरेंस से निकालेंगे। तो चलिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको जो है डिफरेंस दिखाई देगा 50,000 पिछले साल था और इस साल है 2016 में ये हो गया 1,25,000। तो डिफरेंस आया है 75,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब वो करंट ईयर का प्रॉफिट 75, हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो क्वेश्चन में हमने देखा 75,000 आ गया। जनरल रिजर्व इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। जनरल रिजर्व एंड सरप्लसेस में हमें नहीं मिला था। प्रोविज़न फॉर टैक्स हम देखेंगे। आपको पता है इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व और डिविडेंड हमें देखना होता है। तो हमें जो टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगी? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न से पता चलेगी करंट लायबिलिटीज़ में। और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का हम देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है क्वेश्चन में। नोट्स टू अकाउंट है नंबर 4, तो हम नंबर 4 पर जाएंगे। नंबर 4 में देखा कि प्रोविज़न फॉर टैक्स दे रखा है सेम अमाउंट का 62,500 लास्ट ईयर था और अब की बार 1,00,000 रुपया है। तो हम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई टैक्स पेड के बारे में कुछ गिवन है क्या? तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसमें कोई टैक्स पेड का नहीं है। तो ऐसे में हम जो है एज्यूम करेंगे कि जो लास्ट ईयर का जो टैक्स था, जो लास्ट ईयर हमने प्रोविज़न बनाया था, वो इस साल उतना अमाउंट का हमने टैक्स पे कर दिया और इस साल जो हमने फ्रेश जो प्रोविज़न बनाया है वो 1,00,000 रुपये का बनाया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इस साल जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें 1,00,000 रुपया हम टैक्स के नाम से शो करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है 1,00,000 रुपया जो करंट ईयर का जो प्रोविज़न हमने बनाया है वो हम मानेंगे कि पे हुआ, और हम 1,00,000 रुपया जो है करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स लिख देंगे। अब इसमें हमें ना तो जनरल रिजर्व इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है और ना ही क्वेश्चन में हमने देखा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन है। तो डिविडेंड और एडिशनल जो है इंटरिम डिविडेंड भी नहीं है और कोई फाइनल डिविडेंड भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में ना जनरल रिजर्व की इन्फॉर्मेशन है ना डिविडेंड की। तो ये दो आइटम्स यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इस साल का जो हमने प्रोविज़न बनाया है वही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माना जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। ये आपने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट किया और इसी अमाउंट को फिर हम यहाँ पर ले जाकर अपना 1,75,000 हम लिख देंगे। ये हमारा हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और फिर आपको जैसा कि पता है कि हम करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो देखिए उसके लिए हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन सर्च करना है, डेप्रिसिएशन कितना डाला गया। उसके लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट्स के पास जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स देखेंगे कि उनकी क्या पोजीशन रही। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल इन्होंने दो तरह की एसेट्स दे रखी हैं और साथ में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। ठीक है, तो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एसेट्स के नोट्स टू अकाउंट भी हैं। अकाउंट नोट्स है 5, नोट नंबर 5 एंड नोट नंबर 6। तो चलिए हम पहले नोट नंबर 5 पर जाते हैं।
नोट नंबर 5 में आपने देखा कि इन्होंने मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग बना रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी मशीनरी है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर है और इसका जो डेप्रिसिएशन है वो अलग से एक्यूमुलेट किया हुआ है। तो हमें इसका मतलब कि हमें यहाँ से डेप्रिसिएशन का पता लग सकता है। लेकिन एक बार फिर से हम चेक करते हैं कि क्या इससे रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल में गिवन है। यस, अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज ₹20,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹5,000। तो इसका मतलब हमें जब इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमें एक मशीनरी का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और वहाँ से जो फिगर्स आएंगी वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेकर जाएंगे। तो चलिए अब हम मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस है 5,22,500 और चलिए हम बैलेंस बी डी 5,22,500 हो गया। और इसके अलावा जो है डेप्रिसिएशन कितना गया हमें पता नहीं, और इसका हम क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेंगे साथ साथ ही। बैलेंस सी डी कितना है हमारा 7,32,500, इसको भी हम लिख लेंगे। और इन्होंने कहा है कि इधर से हम जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस बी डी सी डी लिख लेते हैं। तो वो है हमारा, नहीं यहाँ पर जो बैलेंस आएगा मशीनरी का वो बेटा ओपनिंग ओरिजिनल बैलेंस आएगा। तो ओरिजिनल बैलेंस हमारा 8,37,500 जो हमें नोट्स टू अकाउंट में गिवन है। और इधर बैलेंस बी डी भी हमारा आएगा 5,22,500, ये करेक्ट लिखा गया है। हाँ जी, ऐसे ही हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बी डी हमारा लास्ट ईयर का था 70,000 और करंट ईयर का जो हमारा इस साल का बैलेंस सी डी यानी क्लोजिंग बैलेंस है वो है हमारा 1,05,000। ठीक है, ये हमने अपना नोट्स टू अकाउंट में जो था वहाँ से देखकर नोट डाउन कर लिया, उनको अपनी करेक्ट पोजीशन पर लिख दिया। देखिए ओपनिंग बैलेंस है 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,05,000, 1,05,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। और एसेट्स की जो अपनी वैल्यू है वो 5,22,500 एंड 8,37,500 जो कि मैंने अकाउंट में बैलेंस बी डी सी डी लिख लिया। नेट वाली अमाउंट नहीं लिखनी बेटा, यहाँ ओरिजिनल अकाउंट अमाउंट लिखने हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹40,000, जिसकी हमने एक मशीन थी जो 40,000 की हमने खरीदी थी, वो हमने उसके ऊपर हमने 20,000 रुपीज़ का जो है डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कर रखा था, उसको हमने अब बेच दिया। तो अब बेटा जब ये वाला क्वेश्चन होता है तो आपको पता है, मैंने बताई थी ये बात कि हमारी जो प्लांट एंड मशीन जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर है और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो हमने एक्यूमुलेट कर रखा है टोटल डेप्रिसिएशन। तो इसका आज तक सेल की डेट तक डेप्रिसिएशन था 20,000। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा गिवन है वो हमने यहाँ से निकालना है और इसको इस मशीन अकाउंट में 20,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन अब डालकर इसको बराबर करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये जो फिगर है 20,000 रुपीज़, ये हमारी सेम अकाउंट में ही डेबिट और क्रेडिट हो गई है। इसका कैश से कोई रिलेशन नहीं रहा, ना इस कैश से कोई रिलेशन रहा इसका और ना ही हमारी करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसलिए ये जो अमाउंट है ये हमारा जो है बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, ये यहीं की यहीं पर ही एडजस्ट हो गया। जैसे कि आपको दिख रहा है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट हुआ और वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो इसका रिलेशन ना तो कैश अकाउंट से है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो इसलिए ये जो है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। इसके बाद ये कहते हैं कि इस मशीन को, आप देखिए जो 40,000 की मशीन खरीदी थी वो वैल्यू 40,000 रुपये इस बैलेंस में इंक्लूडेड था। उसके ऊपर हमने अब डेप्रिसिएशन डालकर अब उसको जो है हम अपनी एक्चुअल प्राइस पर लेकर आए। अब वो मशीनरी हमने लॉस पर बेच दी। तो हम यहाँ, और उस लॉस को हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया था, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। तो हम यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख रहे हैं और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लॉस ऑन सेल। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। और ये क्वेश्चन बता रहा है कि हमारा, इसमें बताया इन्होंने कि हमें लॉस कितना हुआ। तो लॉस हुआ हमें 5,000, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा।
देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट में इन्होंने देखो दे रखा ना कि वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000, तो हमने यहाँ पर लॉस नोट डाउन कर लिया। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि वो मशीन एक्चुअली में तो थी 40,000 की, और उसको हमने अब डेप्रिशिएट किया है, यानी अब डेप्रिशिएट किया है क्या मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से उसका डेप्रिसिएशन अब निकाला है। तो अब उसकी वैल्यू घटकर 20,000 रह गई थी, उसमें से 5,000 का लॉस हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो पैसा आया वो आया है 15,000 रुपीज़। वो मतलब हमने यहाँ की जो फिगर है उसको 15,000 पर कंप्लीट करना है। 40,000 कंप्लीट फिगर उसकी बन गई। ठीक है, 20 मतलब क्या हुआ, 15,000 रुपये हमारे पास कैश आ गया और 5,000 का हमें लॉस हुआ और 20,000 की वैल्यू हम यूज़ कर चुके थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने पर हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर आपको पता है कि डेप्रिसिएशन अब इस अकाउंट में नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज किया गया वो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में गया। अब हमने इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए वही तरीका है कि हम इसमें टोटल करेंगे। टोटल इस साइड का जब हम करेंगे तो टोटल हमारा बैठेगा 8,77,500। ठीक है, इधर का टोटल हमारा आ गया 8,77,500, जो कि सेम अमाउंट हम इधर भी लिख देंगे। लेकिन ये वाला अमाउंट हमें पता है कि उतना तो बन नहीं रहा, तो अब हमें बैलेंसिंग फिगर से निकालना पड़ेगा कि हमने इसका मतलब नई मशीन खरीदी है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि वो मशीन हमने कितनी वैल्यू की नई मशीन खरीदी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके। माइनस करके पता करो कि कितनी वैल्यू की मशीन हमने खरीदी। तो उसके लिए हम एक बार देखिए, 8,77,500 माइनस 5,22,500, तो पता लगाते हैं कि कितनी वैल्यू की मशीन खरीदी गई। 3,55,500 की मशीन हमने खरीदी, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये अमाउंट जो है हमारा, इसका मतलब अब इस साल कैश हमने नया यूज़ जो किया है वो हम नोट डाउन करेंगे। हमने कैश हमारा ये यूज़ हुआ है बेटा, तो ये हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे बेटा। और ये कैश जो हमारा यूज़ हुआ है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण यूज़ हुआ है, तो हम इस अमाउंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही लिखेंगे। यहाँ पर ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। और ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो क्योंकि उसी अकाउंट से आ गया तो इसको वहीं छोड़ देंगे, हम यहाँ पर इसको कैश फ्लो में नहीं लिखेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L जो 5,000 का लॉस है, ये हमारा अदर एक्सपेंस या अदर लॉस हो गया है। इसको हम अपनी जब कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं तो उसके अंदर हमें ऐड करना होगा। और ये जो 15,000 रुपीज़ आया है, ये हमारा कैश आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो इसको हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। बैलेंस BD और CD को हम अब कैश फ्लो में नहीं लिखेंगे। अब इसी तरीके से हम इस अकाउंट को भी बैलेंस करते हैं। तो इसका टोटल जैसा आप देख रहे हैं, ये 1,25,000 सेम आपको बैलेंस करना अब आ ही गया होगा। 1,25,000 दोनों साइड लिखा मैंने और देखा कि ये तो हमारा बैलेंस ये टोटल बन नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पर जो डिफरेंस आया उसको डाल दिया कि स्टेटमेंट ऑफ P&L से हमने करंट ईयर में डेप्रीसिएशन जो है एक्यूमुलेट किया है 55,000। तो बेटा इस तरह से ये 55,000 रुपीज़ भी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा पार्ट बनेगा। तो अब हम देखो लिखेंगे डेप्रिसिएशन में 55,000 रुपीज़ हमने ऐड करने हैं। और यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जैसा हमने देखा था 5,000 रुपये, वो भी ऐड कर देंगे जो हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी जो मशीन की सेल परचेज कैश आना है वो हम इन्वेस्टिंग में करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा कोई नॉन ऑपरेटिंग टाइप का खर्चा है। तो हमने जाकर देखा कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में से हो सकता है हमने इंटरेस्ट पे किया हो, तो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखा। सेकंड इसका जो है नोट्स टू अकाउंट, सेकंड नोट्स टू अकाउंट पर जाकर देखा, तो वहाँ हमें पता चला कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो हमारी 12% डिवेंचर्स है। 12% डिवेंचर्स होने का मतलब क्या है कि आपने डिवेंचर्स इशू किए 1,75,000 के पहले थे आपके पास, और आपने उसमें ऐड कर लिए 50,000 के और डिवेंचर्स ऐड कर लिए। इसकी आपने देखा कि क्या कोई इससे रिलेटेड इसकी डेट ऑफ इशू बता रखी है।
हाँ जी, इन्होंने बता रखा है 50,000 रुपये के डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2016। मतलब कि जो एक्स्ट्रा जो 50,000 के डिवेंचर इन्होंने इशू किए हैं, ये 50,000 रुपये 31 मार्च 2016 पर आए। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने पूरे साल 1,75,000 रुपीज़ को ही यूज़ किया है। 50,000 रुपीज़ क्योंकि लास्ट डे ऑफ द ईयर आए हैं, तो उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट दिया नहीं होगा। तो हमें इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो ओपनिंग बैलेंस 1,75,000 पर 12% पे ऑफ किया है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और बेटा अगर ये इन्फॉर्मेशन ना भी गिवन होती तो हम क्वेश्चन को ये एज्यूम करके भी यही करते कि हम 1,75,000 ओपनिंग बैलेंस पर ही कैलकुलेट करते। तो देखते, बताइए इसका जो है, देखिए कि 12% इंटरेस्ट जो है 1,75,000 पर कितना बनता है। हाँ जी, ये हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हम लिख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 21,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है, वो 1,75,000 पर जब हमने 12% कैलकुलेट किया। इसके अलावा गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ हमें ये कैसे पता लगी कि हमने देखा कि हमारी इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट में नोट नंबर 6 में हमने जाकर देखा कि ये इंटेंजिबल एसेट क्या है। आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं गुडविल, पेटेंट वगैरह, जिसको हम टाइम टू टाइम राइट ऑफ करते हैं हर साल। तो देखा ये गुडविल ही थी। 75,000 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस था, अब 50,000 है। तो बेटा जब ये डिक्रीज़ हो गई, इसका मतलब हमने गुडविल को एमर्टाइज किया है। तो उसका जो 25,000 है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इस सबको टोटल करेंगे। टोटल करने पर ये आता है हमारा, टोटल करने पर हमारा ये आ जाता है 1,06,000। और इसको हमने, आपको पता ही है नाम क्या देना है कि हमारा जो है टोटल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना बना वो हमने निकाल लिया है। और ये बनता है हमारा, अब इनको हम नेट अमाउंट निकाल लेंगे बेटा, इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि हम इन दोनों का टोटल निकाल कर ये पता कर सकें कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया। तो ये अमाउंट हमारा आता है 2,81,000। तो हमने 2,81,000, तो बेटा ये 2,81,000 क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमने यहाँ पर टोटल कर लिया। इसके बाद आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए, आपको पता है हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ देखनी है। करंट लायबिलिटीज़ में देखो आपको दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, कितनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपको दे रखी हैं। नोट्स टू अकाउंट दे रखा है इसका, तो हमें नंबर 3 पर जाकर चेक करना है। नंबर 3 पर जाकर हमने देखा कि ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ध्यान रखना कि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दे रखा हो तो हम उसको करंट लायबिलिटी में, इसको हम वर्किंग कैपिटल की बजाय इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर एडजस्ट करेंगे। तो हमने इसको यहीं पर छोड़ देना है। इसके बाद हमने शॉर्ट टर्म प्रोविज़न ऑलरेडी कर लिया है। अब हम जाकर देखेंगे करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में जो करंट इन्वेस्टमेंट है इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, तो इसको भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं करेंगे। और सिर्फ इन्वेंट्रीज एक ऐसी आइटम है जिसको हम वर्किंग कैपिटल का पार्ट मानेंगे, और ये इसका 7th नोट है। तो 7th नोट पर जाकर हम देखेंगे क्या है। 7th नोट में इन्होंने बताया इन्वेंट्री जो है स्टॉक इन ट्रेड है, और 36,000 थी 61,000 है, बढ़ गई है। और बढ़ गई है तो आपको पता है कि इसको हमें इतना अमाउंट से जो है लेस करना पड़ेगा। लेस करने का मतलब क्या है कि हमें इतना अमाउंट जो है शो करना पड़ेगा। हम इसको अपना एग्ज़ाम में बेटा आपने रेड कलर यूज़ नहीं करना होता है, यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मोर अंडरस्टैंडेबल करने के लिए मैं इसमें रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो आपको जो है ब्रैकेट का साइन यूज़ करना होता है। तो ये हमारी कितनी बढ़ गई है, 25,000 रुपये हमने यहाँ पर इसको लेस कर दिया। तो अब जो है ये अमाउंट हमारा नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल हमारा 25,000 ही आया। तो ये हमने जो है बाहर लिख दिया कि नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी हमारा 25,000 ही आता है, तो हमने वही लिख दिया। और इसके बाद जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमने कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट किया, तो उसके लिए पहले मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि मैं, ये जो अंडरलाइन करना शो करता है कि इट हैज़ बीन टेकन इनटू टोटल। तो ये अब हमने जब माइनस किया है तो अमाउंट हमारा आएगा 2,56,000 हमारा अमाउंट आएगा इसमें, वो हम लिख देंगे।
और ये 2,56,000 क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें हमारा लास्ट स्टेप रह गया है टैक्स पेड। अब इसमें क्योंकि टैक्स पेड का कोई इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया, तो हमारा जो हमने लास्ट ईयर का जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है 62,500 जो लास्ट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स है, उसको हम इस अमाउंट में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिखना है 62,500 और इसको भी हमने अंडरलाइन कर लिया। और अब जो नेट अमाउंट आएगा वो हमारा होगा 1,93,500 जो है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन है, जो हमें कैलकुलेट करना था। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारी कैलकुलेट हो गई हैं। अब हमारे लिए जब एक बार हमने ये कर लिया है कैलकुलेट, तो हमारे लिए आगे अब स्टेप्स इसके कम रह जाते हैं। हाँ जी, अब हम जो है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 1,93,500। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा आ रहा है, इसमें देखेंगे कैश यूज टू परचेज लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा ये कहाँ से पता चलेगा हमें, ये अब हम दोबारा से देखेंगे नॉन करंट एसेट्स में जाकर। नॉन करंट एसेट्स का आपको पता है, टेंजिबल का तो हमने अकाउंट बनाया था, तो अब हम अकाउंट में से इंफॉर्मेशन लेंगे। बेटा जो अकाउंट बनाया था उसमें हमने देखा कि हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए 3,55,000 रुपये यूज़ किए और प्लांट एंड मशीनरी बेचने से हमारे पास 15,000 रुपीज़ आए। ठीक है, तो ये 3,50,000 हमारे यूज़ हुए हैं टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी और ये 15,000 हमारे आए हैं टू बाय फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो बेटा हम ये चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे, टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी हम लिख देंगे। और ये आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, हमने जो यूज़ किया था 3,55,000, ये हमने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये हमारा कैश यूज़ हुआ है। ठीक है, मैं क्वेश्चन में रेड कलर से भी शो कर दे रही हूँ, बट आपने ये ब्रैकेट में लिखना है। बेटा बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को रेड कलर का पेन यूज़ नहीं करना होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से हमारे पास कैश आया है, तो इसलिए हम उसको माइनस नहीं करेंगे बल्कि ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 15,000 रुपीज़ ऐड कर दिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट्स का तो हमें पता लग गया, और इसके अलावा क्वेश्चन में आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल तो हमने ट्रीट कर दिया। अब रह गया हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का देखो कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है। नोट्स टू अकाउंट नहीं है तो हमें नीचे जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, हम बैलेंस शीट में ही देखेंगे कि लास्ट ईयर था 50,000, अब 75,000 हो गया। तो इसका मतलब हमने 25,000 रुपये और इन्वेस्ट किए। और इन्वेस्ट किए का मतलब क्या है कि हमारा 25,000 रुपये का कैश यूज़ हुआ। तो अब हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे 25,000 रुपीज़ और हमारे माइनस हो गए। वही मैं रेड कलर से इसको शो करूँगी। बेटा ध्यान रखना कि पेपर में आपको यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ज़्यादा आपके लिए समझने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ रेड कलर। ठीक है बेटा, तो ये भी मेरा जो है कैश यूज़ हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में निकालना है कि मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो है कैश आया या गया। हाँ जी, कैश हमारा आया 3,65,000। बेटा हमारा इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ है, हमारा इसमें हमने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की और 3,65,000 रुपीज़ हमारा नेट कैश यूज़ हुआ। तो बेटा ये चीज़ भी मैंने लिख दी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मेरा आंसर आ गया कि हमने कैश जनरेट नहीं किया बल्कि यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखते हैं, हमें पता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कहाँ से पता लगेगा, हमें पता लगेगा शेयर होल्डर फंड से और नॉन करंट लायबिलिटीज़ से हमें पता लगेगा, और साथ में डिविडेंड अगर हमने डिक्लेयर किया हो तो उससे हमें पता लगेगा कि हमने कितना कैश यूज़ किया या आया। अब देखते हैं शेयर कैपिटल। इसका देखिए कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है, तो हम यहीं से अमाउंट उठा लेंगे। लास्ट ईयर 3,50,000 थी, अब की बार हो गई है 4,50,000। इसका मतलब 1,00,000 रुपया शेयर कैपिटल से आया। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस का हम ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुके हैं।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स टू अकाउंट में हमने देखा था कि डिबेंचर्स थे और हमने 50,000 के एडिशनल डिबेंचर्स भी इशू किए हैं और इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट भी दिया है। तो दोनों चीज़ें हमें नोट करनी है अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो देखिए इशू ऑफ शेयर से हमारे पास हमने अभी देखा था कितना रुपया आया था, 1,00,000 रुपया, तो वो हम लिख देंगे। ठीक है। और इंटरेस्ट पे करने के लिए हमने कैलकुलेट किए थे कि हमने 1,000 रुपीज़ पे किए, तो वो लिख देंगे। देखिए ये हमने किए थे ना ऊपर यहाँ पर 21,000 रुपीज़ जो हमने ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किया था, ये इसको हमने यहाँ पर तो इसलिए एडजस्ट किया था क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा है, तो वहाँ पर उसको ऐड करके, लेकिन एक्चुअली में कैश इसके कारण आउटफ्लो हुआ है, तो इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है। लेस करने के लिए अगेन मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये हो गया पे इंटरेस्ट। और डिबेंचर इशू करके भी हमारे पास 50,000 रुपीज़ और आए हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख दूँगी। ये हमारे पास कैश क्योंकि आया है, तो मैं इसको ऐड ही करूँगी थोड़ा सा साइड करके, ताकि इनको ऐड करने में आसानी रहे। हम जो है इसको इंडेंट कर रहे हैं। हाँ, ये हो गया हमारा 50,000 रुपीज़ हमने कैश फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर कर दिया। अब हम देखेंगे, हमने जो है फिर से एक बार बैलेंस शीट अपनी देखते हैं कि कोई चीज़ हमारी रह गई। तो देखिए हमारा शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस इज लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारी रह गई है। नोट्स टू अकाउंट है 3 नंबर, हमने फिर से दोबारा से देखा, हमें ध्यान है कि हमने वो बैंक ओवरड्राफ्ट था और इसको हमने यहाँ पर ही अब एडजस्ट करना है। तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल था 37,500 और अब ये बढ़कर 75,000 रुपीज़ हो गया। इसका मतलब 37,500 रुपीज़ का बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा जो है फंड जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट से आया, तो वो हम लिखेंगे। ये हमने लिख दिया, कैश हमारा आया है 37,500 रुपीज़, तो उसको हमने लिखा। ऐड करना है हमने इसमें 37,500। और अब हमारा इस तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का काम कंप्लीट हो गया। वो हमारा बन गया, जो है हमने उसका टोटल करके निकालना है कि कितना हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश का आना और जाना हुआ। कैश का हमारा आना टोटल जो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से देखेंगे आप कि कैश आया हमारा 1,66,500। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग एक्टिविटीज़ से हमारा कैश आया। हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,93,500 और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 3,65,000 यूज़ हुआ। और जो है हमारा 1,66,500 रुपीज़ हमने जनरेट किए हैं फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हमें निकालना है कैश जनरेटेड या यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। उसके लिए हम इन तीनों का नेट अमाउंट निकाल कर लिखेंगे। हमारा कैश जो जनरेट हुआ, यूज़ हुआ, बल्कि इस साल हमारा कैश देखेंगे आप माइनस ज़्यादा हुआ है बेटा, प्लस कम हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -5,000। हमारा कैश जनरेट नहीं हुआ करंट ईयर में, हमारा उल्टा कैश हमारा जो है डिक्रीज़ हुआ है, तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा माइनस में हो गया यूज़ ड्यूरिंग द ईयर। अब हम इसमें लिखेंगे ओपनिंग कैश का बैलेंस। तो ओपनिंग कैश का जो बैलेंस है वो हमारा जो है दोनों जाएंगे। हमने जो आपको क्वेश्चन में हमने जो करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ी थी, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश कैश इक्विवेलेंट दोनों को हम डालेंगे इसके अंदर। करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश, टोटल हमारा कितना है लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। तो वो देखो हमें कहाँ से पता लगा, यहाँ पर देखो हमने 26,500 और 35,000, तो ये हमारा हो गया 61,500। 35,000 रुपये ओपनिंग जो है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा ओपनिंग है 61,500, दोनों का टोटल हो गया। वो हम जो है नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं ना स्टेटमेंट, यहाँ पर हम ये अमाउंट लिखेंगे। टोटल जो है हमारा 61,500 रुपीज़ का हमने इसमें ऐड करना है, 61,500। तो और इस तरह से एक प्लस की फिगर है, एक माइनस की फिगर है, तो इसका मतलब हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा हमने निकालना है। क्या आया उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो नेट अमाउंट जो हमारा आएगा वो आएगा 56,500, जो शो करेगा कि वो हमारा ओपनिंग बैलेंस के टोटल से मैच होना चाहिए। तो देखिए एक बार हम देखते हैं कि क्या 56,500 ही हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस।
तो उसके लिए हमने जो है यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट का देखेंगे, वैल्यू क्या है। करंट इन्वेस्टमेंट हमारी क्लोजिंग 20,000 रुपये है, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 36,500 है। तो इन दोनों का 20,000 प्लस 36,500 का टोटल 56,500 आता है। तो वही हमने यहाँ पर देखा कि हमारा फाइनल आंसर आ गया 56,500। तो इस तरह से हमारा इसको हम समझ सकते हैं कि इस फर्म ने जो है, आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इस फर्म में 1,93,500 1,93,500 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ है। इन्वेस्ट इन्होंने कर दिए हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट किया 3,65,000 की, और 1,66,500 रुपीज़ जो है इनके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आए हैं। हाँ, तो जो है हम इसको कर लिया। फिर हमने देखा नेट अमाउंट 5,000 रुपीज़ हमारा यूज़ हुआ, हमने ओपनिंग उसमें करंट इन्वेस्टमेंट ऐड की, तो हमारा पता चल गया कि हमारे पास 56,500 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस तरह से जनरेट हुआ है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो है फाइनल जो है इसका आंसर इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो बेटा आपको जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है वो इसी फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से बनानी है, सभी हेडिंग्स को यूज़ करते हुए। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है।